गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्पिन एकेडमी पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कशन करेंगे द बेसिक कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो स्टार्ट करें आज के सेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो लाइन कुछ इस तरीके से थोड़ा दिल पे लगे, और जब दिल पे लग जाए तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेहनत को कुछ उसी तरीके से स्टार्ट भी कीजिए। सो लाइन कुछ इस तरीके से है, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का हो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की हो। चलिए चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, और हम भी जिद पकड़ लेते हैं डी ब्लॉक को, और डी ब्लॉक के कंसेप्ट को समझने के लिए और उसे कंप्लीट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे जो कंसेप्ट्स है और बहुत सारे जो टॉपिक्स है उनको अपने कवर किया था। तो कुछ जो हमने टॉपिक कवर किए थे उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, छोटा सा रिकॉल। सो स्टार्ट करते हैं। आपने छोटी मोटी बातें पढ़ ली थी, और मैंने आपको ये दो ही बातें थी जो बेसिक फंडामेंटल के अंदर आती है, जो कि फिलहाल तुम्हें डी ब्लॉक के अंदर पढ़ने को वैसे तो नहीं मिलती है, लेकिन हमने डिस्कशन किया है कि हम इसे पढ़ेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या डिस्कशन किया था? एक हमने बात की थी जे टी डी, जॉन टेलर डिस्टोर्शन, इसकी हमने बात की थी। दूसरी हम बात करें तो हमने सी एफ एस ई, सी एफ एस ई के बारे में बात की थी। तीसरी हम बात करें तो हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी की हमने बात की थी। तो सी एफ एस ई निकालनी है या फिर जेटीडी निकालनी है, उसको अपन किस तरह से निकाला करते थे? लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया था वो डी ब्लॉक की स्प्लिटिंग पर फोकस करेंगे, और उसी के बेसिस पर अपन इसको कैलकुलेट किया करते थे। तो ये लास्ट वीडियो में अपन ने देखी थी। बाकी इसका जो है वाइडली डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। सो फिलहाल तो हम बात इतनी ही करेंगे, और ये सब डिस्कशन किया हुआ था। हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें अगर, तो जो अपने पास कोई मेटल है, ये सॉलिड में है, इस पे हम एनर्जी देंगे और इसको हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? एक गैस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से यहां पहुंचने को हम क्या कहते हैं? द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। फिर हम यहां से इसे आयन में भेजते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे इसका। तो अगर आयन में भेजते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, है ना। और यहां से हम एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन 1 हो सकती है, फर्स्ट एंथैल्पी हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, अगर मैं इसे +1 से +2 में लेके जाऊं तो ये एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकंड हो सकती है। और अब इसे अगर आप लास्ट में यहाँ पर H2O से रिएक्ट करवाते हो तो आपके सामने यहाँ पर जो मेटल आयन है उसके साथ जो रिएक्ट करेगा H2O का मॉलिक्यूल, ये जो बॉन्डिंग बनेगी, यहाँ जो एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इसे हम कहेंगे। क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हम इसे बोलेंगे। तो ये बाकी जितनी भी है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ये सारी की सारी आपकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है ये कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं। यस, हमने जो डिस्कशन किया था लास्ट प्रॉपर्टीज पर, तो प्रॉपर्टीज के अंदर हमने ये सब बातें समझ ली थी, कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ नहीं होती है, कॉमन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये भी हमने बात की हुई थी, है ना। तो ये लास्ट वीडियो में अपन ने सारी बातें कर ली थी, ये सारी रिलेटेड जितनी भी थी ये सब बातें होगी। मेटेलिक प्रॉपर्टी ये बात कर ली थी। मेटेलिक प्रॉपर्टी में बहुत सारी मेटेलिक प्रॉपर्टीज है। गुड कंडक्टर ऑफ, आप बेसिकली ये याद रखना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लस्टरस, डक्टाइल नेचर, मेलिएबिलिटी, है ना। ये वाली जो प्रॉपर्टीज है इन पे थोड़ा सा ध्यान रखना। लस्टरस हार्ड होती है, डक्टाइलिटी मेलिएबिलिटी होती है ना।
अब आते हैं अपन मेटेलिक स्ट्रक्चर। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक नेचर, और सेकंड प्रॉपर्टी है मेटेलिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होती है इनकी वो बीसीसी, एससीसी, है ना, इस तरह की अलग अलग सॉलिड स्ट्रक्चर्स होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होती है। तो उसमें से अपने पास कुछ स्ट्रक्चर्स थी जिसमें अपने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, बीसीसी, एचसीसी और सीसीपी। कैसे इनको लर्न करना है, कैसे इनको हम रिमेम्बर रखें चीजों को, ये लास्ट वीडियो में अपने डिस्कशन कर लिया था। तो इससे आगे अपन चलते हैं, सेकंड हो गई है। थर्ड, मेल्टिंग पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर देखो, मेल्टिंग पॉइंट आप सिंपली क्लियर कट अपने माइंड में चीज रखिए मेल्टिंग पॉइंट को लेकर। क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि नंबर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज डिपेंड ऑन द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ये किस पे डिपेंड करता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स है वो आपस में लैटिस क्लोज पैकिंग रखती है, और लैटिस क्लोज पैकिंग रखती है तो लैटिस जो है वो डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन पर, और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन डिपेंड करता है उसके अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उन पर बेस्ड होगा ना। तो कहानी वो, हमें क्या याद रखना है कि हमारा टाइटेनियम से क्रोमियम तक तो क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज, और इसमें भी कहाँ होगा, मोलिब्डेनम तक, और इसमें कहाँ होगा, टंगस्टन तक। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीज का डाउन होता है, और एक बार सडनली थोड़ा सा आयरन का अप होके वापस डाउन ही होता है। तो ऐसे ही मोलिब्डेनम में भी आपको क्या याद रखना है, टाइटेनियम तक डाउन होता है, फिर वापस जो है रुथेनियम में चला जाता है। ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, और फिर बाद में तो ये डाउन ही होता है। बाकी टंगस्टन में भी डाउन होता है। तो आपको ये याद रखना है सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किसका है। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो वो टंगस्टन का है। किसका है? टंगस्टन का है। तो आपका मेल्टिंग पॉइंट अप टू डाउन चलते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अप टू डाउन, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट अप टू डाउन देन द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इसके बेसिस पर क्या याद रखोगे कि आप क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन में टंगस्टन की सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिर मोलिब्डेनम का, फिर क्रोमियम का। और मंतक रे, ये मंतक रे कहाँ है? मंतक रे ये Mn टी सी और रे, मंतक रे। तो ये मंतक रे जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा सा किससे 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 आपका क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन से डाउन होगा, फिर उनके पास वाले उनसे अप होगा। तो मंतक रे में रे का ध्यान रखना, उसका तो डाउन रहेगा, बाकी का अप हो जाता है थोड़ा सा। जैसे मंतक, मन से ज्यादा आयरन का है और तक से ज्यादा रुथेनियम का है ना, टेक्टेनियम से ज्यादा रुथेनियम का है। इतना याद रख लोगे? ओके। तो चलते अपन आगे, ठीक है ना। और ये इसका कंसेप्ट क्या है, किसके बेसिस पर होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर होता है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतने ही ज्यादा बन जाएंगे। ओके। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का भी कंसेप्ट किस पे डिपेंड है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड है। किस पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड है। तो आपको ये बात भी सेम ऐसे ही रखनी है। और एटमाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, कि भैया अभी जस्ट मैंने समझाया था, एक मेटल को जो सॉलिड में है, एक मेटल जो सॉलिड में है उसे आप पहले ले गए गैस में। किस में ले गए? गैस में। यही क्या कहलाती है आपकी? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाती है। और यहां से गैस से आप किस में ले जा सकते हो उसको? आयन में। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो उसे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन या आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये आप बोल सकते हो इसको। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा? बोलो, समझ में आया क्या? यस। अगर समझ में आ गया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने में कंजूसी नहीं, अभी जस्ट लाइक कीजिए। और अब चलते अपन आगे। देखो, आपके पास इसका भी कंसेप्ट क्या होगा, एटोमाइजेशन का भी, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो सबसे ज्यादा आपके पास एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी होगी? टंगस्टन की ही होगी,
है ना, फिर मोलिब्डेनम, और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसा मेल्टिंग पॉइंट है वैसा का वैसा ही इसमें डिपेंड कर रहा है। आइए एटॉमिक रेडियाई, तो आपसे भैया एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से भी क्वेश्चन बनेगा, मेल्टिंग पॉइंट से भी क्वेश्चन बनेगा, एटॉमिक रेडियाई से भी क्वेश्चन बनता है। तो एटॉमिक रेडियाई ये अपन ने वैसे बात कर ली थी, फिर एक बार और कर लेते हैं। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक साइज वैसे डिक्रीज होती है, तो इसका सडनली पहले तो डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर इंक्रीज होता है ना, ये ध्यान रखना है। तो कहां से कहां तक, जैसे 3D की बात करें, 3D की बात करें तो देखो 3D में कम होता है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और फिर यहां से कहां से, लगभग आयरन से लेकर आपका निकल तक, आयरन से लेकर निकल तक अप्रोक्स सेम टाइप ही है, फिर उसके बाद सडनली वापस इंक्रीज हो जाता है। कोई हमसे पूछे कि ऐसा क्यों होता है सर, तो बेटा ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए हम बात करें, यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपकी सेल है, सेल बढ़ती जाएगी, तो जब आउटर सेल यहाँ मान लीजिए 4s है और ये 3D है, तो 3D है, तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो तो यहाँ इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ इंक्रीज होगा, लेकिन इस डी की जो क्वालिटी है ना वो कैसी है, डी कुछ इस तरह की है, कैसी है, इस तरह की डिफ्यूज ऑर्बिटल है। डी कैसा है, डिफ्यूज है ना, बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, इसका जो ये एरिया है ना, ये डिफ्यूज्ड है, ये एरिया खाली है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं, इसीलिए यहां से अगर कोई एनर्जी निकल रही होगी प्रोटॉन की, तो उसको एक कंप्लीटली सील्ड नहीं कर पाएगा, ये रोक नहीं पाएगा, किसको, प्रोटॉन या न्यूक्लियस के चार्ज, न्यूक्लियस की जो पावर है उसको डी ऑर्बिटल सील्ड नहीं कर पाता कंप्लीटली, सिर्फ ये वाला एरिया में जो है उसके इलेक्ट्रॉन सील्ड कर पाते हैं, ये वाले एरिया उस वो तो सील्ड कर पाएंगे, लेकिन ये वाले एरिया जो है वो सील्ड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इस वाले एरिया से जो एनर्जी है वो यहां से निकलेगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन निकल इंक्रीज हुए, तो 2 प्रोटॉन की थोड़ी थोड़ी पावर निकल के कहाँ जा रही होगी, इस पर जाके गिर रही होगी, 4s पे जाके गिर रही होगी, तो 4s की जो पावर, 4s का जो नेचर है ना वो स्फेरिकल होता है, तो देखो 360 के अंदर या कहीं से भी अगर पावर आ रही है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो पूरा घूम रहा है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन की पावर को निकलने ही नहीं देगा कहीं से, डिफ्यूज है ही नहीं है, डिफ्यूज नहीं है तो निकलने नहीं देगा, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से सील्ड करता है। तो यहाँ पर क्या है, सील्डिंग कंसेप्ट जो है वो आपका डिपेंड करता है, तो सबसे अच्छा सील्डिंग कौन करता है, एस, फिर उसके बाद पी, फिर उसके बाद डी, फिर एफ। एफ तो बिल्कुल एकदम पुअर सील्डिंग है, पुअर पुअर, है ना, तो हम क्या कहेंगे, एफ से थोड़ी अच्छी है डी की, बस इन दोनों की अपन क्या मान के चल, क्या रहती है, पुअर सील्डिंग ही रहती है ना। तो एस ऐसा होता है, पी ऐसा होता है, तो पी में सिर्फ 2 जगह से ही न्यूक्लियस चार्ज की पावर जो है निकल पाती है, जबकि डी में कितनी जगह से, 4 प्लेसेस से जो है वो निकल जाती है। जब डी है और डी में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो उसकी पावर यहाँ निकलेगी और एस पर गिरेगी, एस आगे निकलने नहीं देगा, तो एस क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर पावर से अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होके बेटा कहाँ जाएंगे, पास आते जाएंगे, पास आएंगे तो बताओ, पहले रेडियस ये थी, अब रेडियस पास आ जाएगी तो यहाँ हो जाएगी, फिर और पास आ जाएगी तो यहाँ हो जाएगी, तो रेडियस क्या हो रही है, कमी तो हो रही है ना, ये देखो कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, ओके। फिर आयरन और आपका, यानी कि जब डी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्डेड हो जाता है, उसके बाद जब डी ऑर्बिटल जो है, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो जाते हैं, लगभग लगभग हाफ फिल हो जाते हैं, तो उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है, जब पेयरिंग स्टार्ट होगी तो ये पूरा के पूरे इलेक्ट्रॉन से कहाँ होंगे, यहाँ होंगे कि नहीं होंगे, यही तो होंगे, यहाँ होंगे, तो ये जो एस के ऑर्बिटल्स है ना, एस के इलेक्ट्रॉन जो नजदीक आ गए, मैं थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ, जो ये डी के और ये एस के हैं, जो ये एस नजदीक आ गए, यहाँ से निकल के कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए 4s के, और ये 3D है, तो ये जो यहाँ आ गए हैं और यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन फिल होते जा रहे हैं, फिल ज्यादा हो गए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं इसके अंदर, वो 4s के इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगते हैं, रिपेल करने लगते हैं, क्योंकि सेम चार्ज है ना, सेम चार्ज है तो रिपेल करने लगते हैं, रिपेल करते हैं तो वापस क्या होती है, रिपल्सन की वजह से थोड़ी सी साइज बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही
निकल के बाद और इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, बढ़ते ही एक और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वापस थोड़ी खिसक जाती है, इधर खिसक जाएगी, खिसक रेडियली क्या हो जाएगी, खिसकेगी, अगर शिफ्ट हो जाएगी, थोड़ी दूर शिफ्ट होगी तो रेडियली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो कॉपर और जिंक की रेडियली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बोलो आ गया क्या? यस, अगर ये कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलते हैं आगे, है ना। तो देखो फिर उसके बाद जो है का 4D और 5D, 4D 5D में भी सेम वही कहानी है, लेफ्ट टू राइट तो वही है, लेकिन 4D और 5D की कहानी में क्या है कि 4D जब रहता है, 4D जब रहता है तो यहाँ 5s रहता है, तो 3f तो होता ही नहीं है, लेकिन जब 5D होता है तो यहाँ 6s होता है, और उस टाइम पे 4f भी इसमें आ जाता है। तो यहां पर देखो f, यानी इस वाली सीरीज की 4D सीरीज में f आने की वजह से इतनी पुअर सीडिंग होती है f की, जस्ट अभी देखी ना आपने, ये देखो ये कितनी पुअर, इतनी पुअर सीडिंग है कि उसकी अधिकतर एनर्जी यहां से निकल के यहाँ 4s पे लग रही होती है, मतलब सॉरी 6s पे लग रही होती है, और 6s बिल्कुल इतना आ जाता है कि आपका जो 4D है और 4D और 5D है, उनकी एटॉमिक रेडियस लगभग सेम सी हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो कंसेप्ट दोगे आप, वो क्या है, आपके पास पुअर शील्डिंग ऑफ एफ, और पुअर शील्डिंग ऑफ एफ होने की वजह से, क्योंकि एफ पहला एफ आया है, तो पहला एफ किसका आता है, लेंथेनॉइड का आता है, इसी को कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसी को क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो आप इसमें रीजन क्या दोगे, पोर शील्डिंग ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाई 4D and 5D having a same radius, approx the same radius, why, what is the reason of this, lengthenum contraction या फिर poor shading of f orbital, poor shading of f orbital, ओके। तो ये आपका lengthenum contraction। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। बोलो समझ में आई क्या? यस, तो चलते हैं हम आगे। ओके, ये आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये मैंने सारी बातें बोल दी है। चलिए यहाँ तक की बात हो गई है। हाँ देखिए आपके सामने चैलेंज आ गया है, कह रहा है इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ जिंक इज द लोएस्ट 126 किलोजूल पर मोल। व्हाई, क्या रीजन क्या है? अभी मैंने जस्ट आपको बोला था एटॉमाइजेशन में क्या कंसेप्ट देना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर। सो डी में क्या होता है, जिंक में क्या होता है, जिंक में, अरे जिंक में तो फुल फिल्डेड डी ऑर्बिटल और एस होता है, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, इसीलिए इसका स्लोएस्ट क्या होता है, एटॉमाइजेशन होता है, और ये सॉफ्ट नेचर की होती है थोड़ी, तो यही इसका रीजन है। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है कि नहीं, ये आपका आंसर आपके सामने है। चलिए 6 नंबर के पॉइंट पर जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। जस्ट मैंने अभी आपको समझाया था आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या, अरे भैया ये मेटल है, इस मेटल को आपने सॉलिड से कहां पहुंचा दिया, किसमें पहुंचा दिया, गैस में, तो ये एंथैल्पी कौन सी थी, एटॉमाइजेशन। और यहां गैस से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो मेटल आयन में चली गई, इसीलिए इस एंथैल्पी को हम कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सिंपली सी कहानी है, सिंपल है क्या, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल, outer cell convert into ions is called the ionization enthalpy। okay, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। सो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर पावर बढ़ेगी तो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो उस अट्रैक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी ना, ज्यादा लगानी पड़ेगी तो क्या होगा,
आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा उस पर डिपेंड करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज ही होगी, और अप टू डाउन डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि आपकी रेडियस इंक्रीज होती है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। तो जब रेडियस इंक्रीज होती है, इसी वजह से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होने लगती है। ओके। और नॉर्मली किसी एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, ये जो बेटा जो ये जो ऑर्डर है ना, ये सिंगल एक मेटल, मान लीजिए हमने आयरन ले लिया है। आयरन आयरन नहीं, अभी आयरन नहीं, कोई सिंपल मेटल की बात करते हैं। जैसे मेटल, ये मेटल है एम, इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगाई, ओके, तो यहाँ पर आपने एंथैल्पी दी, ओके, इसे क्या बोल दोगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये चला गया +1 चार्ज में। ओके, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगाई गई एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। फिर +1 में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, जब एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा +2 में। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालकर इसको कन्वर्ट करने में जो एंथैल्पी दी है उसी को हम क्या कहेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। बोलो समझ में आया क्या? और अगर मैं इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से मैं निकलवा दूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में। तो यहाँ जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी कौन सी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी है बेटा, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन ध्यान से सुनो, देखो देखो, +1 +2 +3, तो जब जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन तो चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो जाता ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन गया तो वहां पर जो प्रोटॉन था तो कुछ प्रोटॉन फ्री है आराम से, जो वो और इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने लग जाएंगे, है ना। अरे 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 अरे, मतलब फ्री का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो वहां नहीं रहते हैं। अरे अरे भैया, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, यहाँ। मान लीजिए कि यहाँ 10 प्रोटॉन है, और इसमें भी सारी सेलों में मिला के कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 9, और प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं, 10। तो भैया 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे होंगे, तो एक प्रोटॉन और जो बच गया वो सब में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो और क्या करेगा, उसे और होल्ड करने का काम करेगा। अरे मान लीजिए 10 स्टूडेंट इधर है, 10 इधर है ना, और अब इसमें से एक स्टूडेंट को हटा दिया, तो इधर रह गए 9, इधर रह गए 10। बताओ पावर किधर की होगी ज्यादा, इधर की ना, तो इधर के 10 वालों की ज्यादा पावर होगी, तो खींच के क्या करेंगे, पास नहीं लाएंगे क्या, अरे बोलो पास नहीं लाएंगे क्या, लाएंगे। तो अब उनको हटाने के लिए पावर बढ़ेगी कि नहीं, ये इसे कहते हैं न्यूक्लियर पावर बढ़ गई, तो उस उनको हटाओगे अगर आप, तो आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी ना। वो 9 को अगर खींचोगे, 10 स्टूडेंट से छुड़वाने की कोशिश करोगे 9 को, तो आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी। एक और हटा दो, 8 रह गए, उधर 10 रह गए। वे 10 स्टूडेंट, ये 8 स्टूडेंट को अगर होल्ड करेंगे तो तुम्हें वहां से और एक और हटाना पड़े स्टूडेंट, तो 10 इजीली तो नहीं उनको छीनने देंगे ना, इन 8 है उनको छीनने इजीली तो नहीं देंगे, और होल्ड कर लेंगे, अच्छे से होल्ड करेंगे, तो आपको और ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, है ना। तो फिर क्या करें अपन, तो इसी से कहते हैं, ये कंसेप्ट इसी को बता रहा है कि आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में सेकंड ज्यादा होगी, और सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड होगी। लेकिन जनरल बात बोल रहा हूँ, अभी जनरल है ना। अब ये ट्रेंड किसमें चेंज होगा किसमें नहीं, वो आगे देखेंगे। अरे तभी तो क्वेश्चन पूछेगा, जनरल चल नहीं रहा ना। यस, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो जरा, मैं कुछ बातें यहां से क्लियर कट कर देता हूं। क्यों? क्योंकि देखो भाई मेरे, ये है आपका क्रोमियम, और ये है आपका Mn, इसका होता है 24, इसका होता है 25, तो इसका हो गया बेटा 3d5 और 4s1, और इसका होता है 3d5
और 4s2 ये होता है। तो यहाँ पर देखो सिमेट्रिक नहीं है ना, सिमेट्रिक नहीं है ना दोनों में, इसमें पूरे में सिमेट्रिक है। क्या क्या सिमेट्रिक है? ये पूरा का पूरा हाफ फिल्डेड है, हाफ फिल्डेड है, और जबकि ये एक हाफ और एक फुल, तो सिमेट्री नहीं है। तो भाई मेरे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा टफ वर्क है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है। इसीलिए इसीलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए विच वन हैव हाई एटोमाइजेशन एनर्जी या एटोमाइजेशन एंथैल्पी, तो भाई मेरे क्रोमियम की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? क्रोमियम की ज्यादा होगी। ये क्या है? एटोमाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं, क्योंकि न्यूट्रल की आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं होती है, आयन की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है, तो देखो भाई, अगर आपसे ये कहा जाए इसके एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आ गया आपका क्रोमियम +1 और Mn+1 ये आ गया, तब देखो इसमें से इसका 24 था, इसका 25 था, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है उस टाइम पे 3d 3d5 और 4s1, 3d5 4s1, लेकिन यहाँ +1 हो गया था, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 4s क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पर देखो न्यूट्रल में क्या था? 3d5 4s2 था, तो अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दो, 3d5 4s1। अरे ये सिमेट्रिक में हाफ फिल्ड आउट हो गया, ये क्या हो गया? हाफ फिल्डेड हो गया। बोलो हुआ कि नहीं? वेरी गुड। अगर ये हाफ फिल्डेड हो गया, लेकिन ये तो अब हाफ फिल्डेड नहीं रहा कंप्लीटली, तो अब इस कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? तो बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी Mn की ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? Mn की ज्यादा है, क्रोमियम से ज्यादा Mn की है। इसका मतलब अगर एटॉमाइजेशन की कहानी में क्रोमियम जीतता है, लेकिन आयनाइजेशन की कहानी में Mn जीतता है, मैग्नीज जीतता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया क्या? यस। अब इसमें एक और कहानी समझ लो साथ के साथ, अगर आपने ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की कहानी हो गई, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो जरा। अगर मैं इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं और मुझे मिल जाए क्रोमियम +2 और Mn+2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दो दो इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो इसका जो ओरिजिनल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो क्या हो जाएगा? 3d4 4s0, और इसका क्या हो जाएगा? 3d2 कम करने ना 5 और 4s0। अरे भाई ये भी सिमेट्रिक नहीं है, ये भी सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन कम से कम इसका डी तो हाफ फील्ड है ना? डी तो क्या है? हाफ फील्ड है, और इसका डी भी हाफ फील्ड नहीं है। मान लीजिए ये और ये एक जैसा है, तो सिर्फ डी डी से मतलब रह गया, डी डी से मतलब रह गया, तो डी आपका क्या है? डी इसका 4 है, डी इसका 5 है, तो इस कंडीशन में भी Mn+2 की ही आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। ओके, समझ में आई क्या? इस कंडीशन में भी, यानी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो भी किसकी ज्यादा हो जाएगी? किसकी ज्यादा हो जाएगी? इसकी ज्यादा हो जाएगी कि नहीं होगी? हो गई। बोलो सही है, एकदम सही है। अगर मैं बात करूं भैया यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के क्रोमियम +3 में भेज दूं और Mn+3 में भेज दूं, यहां से अगर मैं कहानी ये करूं, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो बोलो ये कितना हो जाएगा? 3d3, और ये कितना हो जाएगा? 3d4, क्योंकि 4s तो इसका भी 0 है और इसका भी 0 है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्रोमियम ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि d ऑर्बिटल्स में भैया भैया मेरे, ऐसा हम जब देखेंगे
तो भाई इसका 1 2 और 3 इसमें आएगा और ये खाली रहेगा। लेकिन इसमें जब देखेंगे तो भाई इसमें तो क्या हो जाएगा, ऊपर ये डी और नीचे ये, तो इसमें 1 2 3 और 4, तो ये अनसिमेट्रिक है ना, अनसिमेट्रिक है। इसका ईजी अनसिमेट्रिक है, ईजी 1 है और T2G 3 है, जबकि इसका ईजी 0 है, ये भी सिमेट्रिक में है और T2G 3 है, तो इसका T2G 3 है, इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैंने देखो तुम्हें कितने क्वेश्चन बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एटमाइजेशन की कहानी, आयनाइजेशन कहानी में ये ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, यस यस यस। और इसमें 3 क्वेश्चन और ये 4 क्वेश्चन, बोलो सही है। आई होप कि क्लियर हो गई होगी कहानी। यस, तो ये आपका, अब इसमें फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ये न्यूक्लियर चार्ज है, हमने बात की है। इलेक्ट्रॉन बिटवीन द रिपल्सन, ये बात करता ही है ना। चार्ज ऑफ द एनर्जी, वही जो अभी मैंने जैसे बताई थी, +1 +2 +3 ये चार्ज करता है, तो ये सारी चीजें अपन ने देखी हुई है ना। चले अब आगे। ओके, तो ये क्या था आपका Mn। ये जो मैंने अब उसको समझने की जरूरत नहीं है, बाद में जो आ रहा है ना उसको, क्यों, क्योंकि वही चीज मैंने उसमें है वही समझाई है, और उसको आपको मत नहीं समझना है, वो अब जो आ रहा है उसको नहीं समझना है, बिल्कुल नहीं समझना है। ये जो मैंने लिखवाया है 4 पॉइंट्स, बस यही नोट करने हैं, ठीक है भाई। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट, न्यू कहानी पे आ गए, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट को बात कर लूं ताकि और भी अच्छी अच्छी बात कर पाए, क्योंकि कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट वाली तो कहानी अभी आयनाइजेशन एंड टेलीफॉर्म कर ली अपनी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है बेटा, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट ये पढ़ा है, ये देखेंगे सबसे पहले। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आप, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आप, तो जैसे मैं यहां लिख दूं स्कैंडियम का, तो भाई इसका हो जाएगा 3D1 4s2 स्कैंडियम। फिर टाइटेनियम का, टाइटेनियम का हो जाएगा बेटा आपका, देखो 3D2 4s2। वेनेडियम, इसका हो जाएगा 3D3 4s2, है ना। फिर आपका आ गया क्रोमियम, तो क्रोमियम का आ गया आपका 3D4 होना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाता है, ये पहले अपन ने समझ लिया होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कहानी में 1 हो जाता है। होना तो चाहिए क्या, होना चाहिए 3D4 4s2, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉनिकल किस में आ जाता है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के ऐसा करने से इनको कंप्लीटली हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, और जो कि क्या है आपका मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो घर की बात है, ऐसा अरेंजमेंट कर लेते हैं जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो, इसलिए क्रोमियम ऐसा करता है, ठीक है। फिर आ गया Mn, Mn में क्या है 3D5 4s2। फिर आ गया आपका Fe, Fe में क्या है 3D6 4s2। फिर कुछ को मैं नीचे लिख देता हूं, ओके, तो आ गया आपका कोबाल्ट, कोबाल्ट में आ गया 3D7 4s का 2। और फिर आ गया बेटा निकल, निकल में आ गया 3D कितना आपका 8 4s का 2। फिर आ गया आपका कॉपर, सॉरी 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 कॉपर, तो ये हो गया आपका 3D9। लेकिन अब ये 9 नहीं रहता है, क्या हो जाता है, ये 9 नहीं रहता है, क्या हो जाता है 10 हो जाता है, और 4s का 2। और जिंक आ गया आपका, ये क्या है 3D10 4s का 2। तो ये भी 10 है और ये भी 10, सॉरी सॉरी यहाँ कॉपर में क्या है, एक इसका 9 9 एस में से चल जाएगा ना उसमें, डी के अंदर, तो एस से निकल के अगर डी में चला गया तो इसका हो गया 10, इसका हो गया 1, तो ये हाफ और ये फुल फिल्डेड, और ये तो फुल फिल्डेड है ही, ये तो फुल फिल्डेड है ही, ये पिछली क्लास में अपन ने बात भी की थी। ओके, अब देखो भाई, जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होता है ना, जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होता है ना, तो आप क्या देखोगे,
कि भाई सबसे बाहर कौन है, 4s है, फिर कौन है, यहाँ 3 वाला है तो 3s3p और 3d इसमें है ना, 2s2p इसमें और 1s इसमें। जब एनर्जी दोगे तो सबसे पहले एनर्जी किसको मिलेगी, 4s को ही तो मिलेगी। अब जब 4s को मिलेगी तो यानी s के ही तो इलेक्ट्रॉन सीधे निकलेंगे, यस। इसीलिए जब s के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसके s के भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसके s के भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसके s के भी 2 2 2 2 2, तो आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2। लेकिन ध्यान से सुनना, क्रोमियम में फोकस करो तो क्रोमियम में सबसे पहले कितना इलेक्ट्रॉन मिला है इसमें, 1, इसीलिए क्रोमियम की हो जाती है +1। देखो कॉपर में देखो सबसे पहले जब मिला तो s में कितना इलेक्ट्रॉन मिला, 1, इसीलिए क्रोमियम की है 1। ठीक है, बाकी 2 मिलेगा तो 2 सबकी होगी। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है क्या, कि व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स +2। ऐसे सिमिलरली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या एफ ऑर्बिटल एलिमेंट्स के, तो उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +3। ओके, तो 4 D block elements common oxidation state is +2 and 4 F block elements the common oxidation state is +3। ओके, चलिए अब देखते हैं, अपन बात करते हैं। अब कहानी ये है बेटा, इसके पास है ना D में 1 है, D में कितना था, 1 ही है। तो देखो यार इसकी बेचारे की है ना इतनी कम एनर्जी है, इसके प्रोटॉन का अट्रैक्शन भी इतना कम है ना, प्रोटॉन का अट्रैक्शन भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन ये जस्ट नियर बाय द एल्कलाइन और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के पास की एलिमेंट्स है, उसके पास की मेटल है, तो इसकी पावर इतनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए इसके जो कंपोनेंट्स है ना वो सारे के सारे +3 में ही मिलते हैं, +2 में मिलते ही नहीं है। इस +2 में मिलते ही नहीं है, इसकी +2 होनी चाहिए, +2 तो होनी चाहिए, लेकिन इसके कंपोनेंट मिलते ही नहीं है, इसीलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट पड़ी जाती है, वो क्या पड़ी जाती है, +3 पड़ी जाती है। बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, दोज एलिमेंट शोइंग द मोर देन या वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट, दे आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसे ही जिंक आपका क्या नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, सिर्फ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 करता है। यहाँ पर +2 और +3 करता तो है, लेकिन उसका कोई भी +2 जो है वो मौजूद ही नहीं होता है, कंपोनेंट बनता ही नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको जब भी कंपोनेंट मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, ओनली +3 के मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि अगर ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देता है तो इसको D0 मिल जाती है, और D0 is a more stable oxidation state as compared to D1। तो ये भी मैं लिखवा देता हूं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कंप्लीटली D10 होगा, मोर स्टेबल, फिर आपका जो है D5 होगा, और उसके बाद D0 होगा एज कंपेयर टू अदर। ये आपका ऑर्डर है, ठीक है ना। तो भाई D1 से ज्यादा तो D10 है, D0 है स्टेबल, इसीलिए भाई इसके जो भी कंपोनेंट मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ +3 में ही मिलते हैं। मैं समझ पा रहा हूं आपकी बात, आप सोच रहे होंगे, अभी नहीं सोच रहे लेकिन अब सोचोगे, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि which transition elements are showing only single oxidation state, है ना, या exhibit only single oxidation state, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्कैंडियम कौन है, स्कैंडियम, बिकॉज ये ट्रांजिशन है, और वहां जिंक भी मिलेगा आपको, और जिंक भी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, बट जिंक इज नॉट ट्रांजिशन। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि विच डी ब्लॉक एलिमेंट्स शोइंग ओनली सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर वहां स्कैंडियम और जिंक है तो आपका आंसर जिंक होना चाहिए। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि विच ट्रांजिशन मेटल या विच ट्रांजिशन एलिमेंट शोइंग ओनली सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, जब भले ही जिंक हो लेकिन आपका आंसर स्कैंडियम होना चाहिए। समझे, क्वेश्चन को समझो, उस हिसाब से आपको आंसर देना है।
आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर ट्रांजिशन एलिमेंट सिंगल ऑक्सीडेशन की बात आए तो स्कैंडियम, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आए तो जिंक, नॉन ट्रांजिशन की तो नॉन ट्रांजिशन जो है वो भी जिंक है। ठीक है जी, ओके। नॉन ट्रांजिशन तो और भी पीरियोडिक टेबल के और भी है, पी ब्लॉक के भी हैं, बट डी ब्लॉक है और नॉन ट्रांजिशन है, डी ब्लॉक है और नॉन ट्रांजिशन है। तो भैया आपका है ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए ट्रांजिशन एलिमेंट पिछली बार बात की थी, जिंक का, और जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक है बट नॉन ट्रांजिशन है, तो पिछले वीडियो में अपने बात की थी। ओके, दूसरी कहानी ये पूछी जाती है कि जैसे स्कैंडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनमें से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, तो +3 है। जैसे आपका टाइटेनियम में पूछा जाएगा, क्योंकि टाइटेनियम +2 भी शो कर रहा है, +3 भी कर रहा है, +4 भी कर रहा है, बट विच वन इज द मोर स्टेबल, विच वन इज द मोर स्टेबल, तो इसका बेटा +4 है। क्यों? क्योंकि ना तो D2 स्टेबल है, अगर D2 में से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो D1 बचेगा, ना D1 स्टेबल इतना, अगर D0 आ गया, अगर दोनों ही निकाल दे तो D0 हो जाएगा, तो D0 स्टेबल है कि नहीं है, यस। इसीलिए टाइटेनियम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, स्टेबल है। ठीक है, ऐसे आपका वेनेडियम है, तो वेनेडियम में भी इलेक्ट्रॉन जब निकलते चले जाएंगे तो आपका एक तो D3 स्टेबल बनता है और एक D5 स्टेबल बनता है। कौन सा, D3 D5, लेकिन D3 से ज्यादा स्टेबल D5 है, D3 से ज्यादा स्टेबल D5 है, तो इसका D3 इतना स्टेबल नहीं है जितना D5 है। तो स्टार्टिंग में सारे के सारे D0 वाले क्या है, स्टेबल है। स्टार्टिंग में जब तक हाफ फील्ड नहीं फिल हो जाता, जब तक हाफ फील्ड नहीं फिल हो जाता, तब तक क्या बेटा, ये सारे के सारे D0 वाले ही क्या है, स्टेबल होंगे। मतलब +3 स्टेबल है, +4 स्टेबल है, +5 स्टेबल है और स्टेबल नहीं। लेकिन जब हम आते क्रोमियम पर, तो क्रोमियम में स्टेबल +3 भी होता है और +6 भी होता है, +3 भी होता है, +6 भी होता है। और आपसे ये पूछ लिया जाए ये +3 और +6 में से मोर स्टेबल कौन होता है, तो +3 होता है। +6 और +6 में से मोर स्टेबल कौन होता है, तो +3 होता है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, अगर मैं क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं ना, क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मेरे पास आता है आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, और फिर मैं यहां से आपका, ये तो गलत हो गया मामला, अरे भैया इसका तो +2 स्टेबल है, इसका कौन स्टेबल है, +2 स्टेबल है, +3 नहीं, +2 स्टेबल है और +6 स्टेबल है, +2 स्टेबल है और +6 स्टेबल है, ध्यान रखना। तो अब यहां पर बात करते हैं, ओ ओ ओ ओ ओ ओ वेट 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 वेट, कंसेप्ट आपका जो है मिसमैच हो लिया है। क्यों? अपन इस कंसेप्ट को वापिस थोड़ा समझते हैं, समझने की जरूरत है। सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। क्यों हुआ है, देखो यहां लेके आता हूं मैं थोड़ा सा। क्रोमियम होता है D5 और 4s1, ठीक है बेटा। यहाँ क्या है कि s का जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो +1 तो शो करता है, लेकिन 3D जो 5 है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो था ही किसका, s का ही तो था ना, तो यहां से निकल के वापस इसमें आ जाता है और एक कन्वर्ट हो जाता है 3D4 इसके ओरिजिनल में और 4s1, और ये भी हाथों हाथ निकल जाता है फिर, तो ये +2 में आ जाता है। तो जब +2 होता है तब इसका कंसेप्ट हो जाता है 3D4। तो भाई अब भी स्टेबल नहीं है। +3 क्यों स्टेबल है, क्योंकि जैसे एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब ये +3 में आएगा। भाई जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, देखो देखो देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो +1, तो डी में 5 थे वो निकल के एस में आ गया, तो एस में से और निकाल दे एक तो +2, तब डी में 4 रह गए।
एक और निकालोगे तो +3 हो जाएगा, तब डी में 3 रह जाएगा, तो एक और निकालने पर डी में रह जाएगा 3, और अब आपका क्रोमियम +3। जब +3 हो तब डी में आपका 3 है ना, डी में 3 है, तो भाई ये भी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये इस कहानी से स्टेबल है, इस कहानी से स्टेबल है, इससे T2G वाली कहानी से। T2G3 है, और T2G3 जो है वो मोर स्टेबल है भाई, मोर स्टेबल है, इसलिए इसका +3 स्टेबल है और +6 भी स्टेबल है, लेकिन +6 के कंपैरिजन में +3 जो है वो मोर स्टेबल है। ओके, आई होप अब ये जरूर क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा वो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा नहीं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत कर गया था। अब ये चीज क्लियर हो गई है। ओके, तो इसका +3 स्टेबल है और +6 भी है, लेकिन दोनों में पूछे तो कौन ज्यादा स्टेबल है क्रोमियम में? +3 मोर स्टेबल है। +3 क्या है? मोर स्टेबल है। ऐसे ही Mn से आ जाओ। देखो Mn में S के जैसे ही दोनों आपने निकाले तो +2 आ जाएगा डायरेक्ट। यस, +2 आ गया, और +2 आते ही डी में 5 बच गए, और डी के ही थे, 5 में 5 इलेक्ट्रॉन डी के ही है। ऐसे उधार उधार नहीं लिया उसने, समझ में आ रही है बात? ऐसे कोई उधार नहीं लिया उसने। हाँ, तो डीके ही है, तो डीके है तो हाफ फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। किसका? Mn का। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्लियर कट क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? क्रोमियम का +3 मोर स्टेबल है, जबकि Mn का +2 मोर स्टेबल है। ठीक है ना? देखेंगे फिर अभी कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आपका इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ, इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ भाई। किसका इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? Mn का निकाल रहे हैं, तो 2 निकल गए ना। 2 निकलते, जब से 2 निकले तब D5 था, फिर एक और निकाल दो तो +3 हो जाएगा, तब D4 हो जाएगा, ये भी स्टेबल नहीं है। जब 4 निकल गए तो D में कितना हो जाएगा? 3। हाँ, ये थोड़ा स्टेबल है, D+3 से ज्यादा स्टेबल D4 आ गया। फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, +5 हो गया, तब D2 हो गया, फिर +6 हो गया, तब D1 हो गया, और +7 हो गया, तब आपका D0 हो गया। तो +7 ज्यादा स्टेबल होगा फिर, है ना? पूरे में से +7 ज्यादा स्टेबल होगा, और +2 भी ज्यादा स्टेबल होगा। तो +2 और +7, +2 और +7, ये दोनों की कहानी है। तो आपका ये दो दो जो है वो पूरी में से 2 जो है मोर स्टेबल होगा। क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। और इसमें भी अगर अपन देखें तो +2 ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 7। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, +2 ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 7, अगर दोनों में से पूछे तो। और इनके बाद जो अगर कोई नंबर पे आ रहा है तो वो +4 फिर स्टेबल होगा इन तीनों में। ऑर्डर पे अगर अपन लिखें, ऑर्डर पे लिखें तो +2 ज्यादा, फिर +7, फिर +4, इस तरह से कहानी है ना। और अब उसके बाद +7 के बाद यानी Mn के बाद, यानी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की जो कहानी है, उसके बाद जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएंगे, क्योंकि पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तब इलेक्ट्रॉन का निकलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और अब वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है स्टेबल ज्यादा वाली नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अपन Fe की बात करते हैं, तो Fe में 2 इलेक्ट्रॉन निकले, यस, तो +2 आ गया, यस यस, वेरी गुड। और अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, जब +2 निकलेगा तो D में 6 रहेगा, है ना? जब आपका +3 रहेगा तो D में 5, यानी 5 रहते हैं, क्या हो गया? वापस हाफ फिल्ड, तो आपका ये +3 और स्टेबल होगा। +4, +6 या +5 ये तो हटते ही नहीं है, ये तो स्टेबल नहीं है, इतने स्टेबल है ही नहीं, इसलिए कंपाउंड भी नहीं मिलते इतने। ठीक है ना? तो इसका आपको एक्चुअल में कंपाउंड तो स्टेबल कंपाउंड तो है आपको +2 +3 में ही मिलते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी से मतलब है ना अपन को, स्टेबिलिटी का याद रखना। कोबाल्ट में भी +2 और +3 स्टेबल है। ठीक है ना? तो +2 +3 स्टेबल है। फिर इसमें आपका जो है निकल में +2 स्टेबल है, कॉपर में भी आपका +2 स्टेबल है, और जिंक में भी +2 स्टेबल है। मतलब आपका धीरे धीरे बाद वालों का तो सिर्फ +2 ही स्टेबल है, बाद वालों का तो +2 ही स्टेबल है। मोर स्टेबल की बात करोगे तो सिर्फ +2 ही मोर स्टेबल है।
है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल +2 ही है, ठीक है ना, बाद वालों में तो ये कहानी। तो आई होप कि आपकी बात क्लियर हो गई होगी ऑक्सीडेशन से स्टेट और रिलेटेड जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होगी। ओके, तब मैं आपको थोड़ी सी, ये देखो, है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानियां थी, ये आपकी एफ की कहानी अपन ने समझा दी है, ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड किस पे कर रहा है, ये सारी चीजें आ गई हैं। तो थोड़ी सी अपन कहानी समझ रहे हैं कौन कौन सी, वो देख लो। तो आपको अभी जस्ट इससे पहले आपने देखा था स्कैंडियम, मान लीजिए स्कैंडियम में आप +2 और +3 की बात करो तो मोर स्टेबल +3 है, हालांकि इसमें ये होता ही नहीं है, तो सिर्फ सिंगल बच गई, इसलिए इन दोनों में कंपेयर करके कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने बोल दिया आपको। क्या क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, विच ट्रांजिशन एलिमेंट या विच ट्रांजिशन मेटल हैविंग या एग्जिबिट इन अ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्वेश्चन बनेगा। अब आप इसको +3 और +4 की बात करें तो +4 में स्टेबल है क्योंकि D0 है। ओके, Mn2 और Mn4 की बात करें तो Mn2 मैंने अभी जस्ट बोला ही आपको +2 में और स्टेबल होगा। यस 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 यस। अगर आपको क्रोमियम में पूछ ले, क्रोमियम में क्या पूछ ले, +2 और +3 में कौन स्टेबल है, तो बता देना +3 स्टेबल है। ओके, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं आपको, इसमें नहीं है तब भी मैं बता दूंगा आपको क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। देखो भाई, आगे आएगा, वैसे क्वेश्चन आएगा आएगा, कन्वर्जन में आएगा, है ना। लेकिन अगर अपन देखें Mn प्लस Mn में जाने के, यानी रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो क्रोमियम जब आप देखोगे तो क्रोमियम मान लीजिए +3 है और आप +2 तक जाने की बात कर रहे हो, और Mn +3 है तो +2 तक जाने की बात कर रहे हो, तो बताओ कौन मोर स्टेबल है, तो किस में चला जाएगा। क्या क्रोमियम +3 से +2 में जाना पसंद करेगा, नहीं, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो यही ज्यादा स्टेबल है, जबकि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ज्यादा स्टेबल है, तो ये थर्ड से किस में चला जाएगा, +2 में चला जाएगा। अगर +3 है और +2 में चला जाए तो भाई ये किसी का क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। सो इसीलिए ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, क्योंकि खुद तो रिड्यूस होगा लेकिन दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के बेसिस पर इसका नेम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट है ना, तो एजेंट कौन होता है, जैसे बैंक एजेंट है, पॉलिसी एजेंट है, पॉलिसी तो अपनी करता है, एजेंट उसका नेम है, उसको थोड़ी करते, उसकी थोड़ी पॉलिसी होती है, पॉलिसी अपनी होती है और एजेंट नेम उसका है, ठीक है ना। मैसेज क्या है, ऑक्सीडाइज दूसरा होता है, नेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका है, और खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं। Mn तो भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अब आप ये कहो कि आपका अगर क्रोमियम +2 से +3 में चला जाए इस कंडीशन में, और अगर अपन ये कह रहे हैं तो इस टाइम पे क्या कर रहा है, ये +2 से +3 में जाए गया तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया कि नहीं किया, किया, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दिया तो किसी और ने एक्सेप्ट किया होगा, वो तो रिड्यूस हो गया, खुद ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया, खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ लेकिन दूसरे को रिड्यूस किया, और दूसरे को रिड्यूस किया तो उसके बेसिस पे इसका नेम क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या काम कर देगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर क्रोमियम +2 में है तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट के लिए काम करेगा। तो देखो, एक क्रोमियम तो रिड्यूसिंग एजेंट है, Mg ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बोलो है कि नहीं। लेकिन किसी का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी का रिड्यूसिंग एजेंट होना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। हमने क्रोमियम +2 और Mn+2 और क्रोमियम +3 Mn+3 में कंपेयर करके कहानी समझाई है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कहानी, थोड़ी बहुत हम आगे भी डिस्कशन करेंगे, जब पढ़ेंगे तब डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक की कहानी अपन ने समझ ली थी। अब
जिनको नहीं पता है कि किसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या किस, ये जनरली पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि आपका जो अल्कलाइन मेटल्स होती है, उन अल्कलाइन मेटल्स का होता है +1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का होता है +2। ये फिक्स होता है, सिंगल ही होता है, किसी का चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन डी ब्लॉक का तो चेंज होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रांजिशन मेटल। लेकिन सभी नहीं, किनको छोड़ के, इन तीन को छोड़ के। तो ये क्या है, नॉन ट्रांजिशन है, डी है पर नॉन ट्रांजिशन है, जबकि बाकी सब क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। उसमें से एक क्या याद रखना है, स्कैंडियम। ये ट्रांजिशन है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल ही रिप्रेजेंट करती है, ओके। बाकी ये पी ब्लॉक से है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, है ना। ये वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ये सारे के सारे नॉन ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन है, ये वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है भाई। देखो ये दिखा देंगे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है और ये वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो देखो ये दिखा दिए इसमें +1 +2 +3 ये। और यहाँ ये आपका बिस्मिथ टाइप, ये आपका जो है, ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ी सी बात, अपन बात जो कर रहे हैं, बिस्मिथ है, लेड है, आपका जो टाइटेनियम है, इसकी बात करें, थेलियम सॉरी, थेलियम जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो थेलियम +1 में मोर स्टेबल होता है, लेड +2 में मोर स्टेबल होता है और बिस्मिथ जो है +3 में मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ एक और कंसेप्ट समझा देता हूँ, चलो मैं आपको। अगर आप नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऊपर से नीचे टू डाउन, जैसे 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 बोरॉन की बात करोगे तो +3 था, एल्यूमिनियम की बात करोगे तो +3 था, लेकिन आप थेलियम की बात करोगे तो +1 है। यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घट, क्या होती जा रही है, मतलब लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है ना। लोएस्ट ऑक्सीडेशन लोएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन जैसे आप डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन मेटल की बात करोगे, ट्रांजिशन ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करोगे, तो उसमें अप टू डाउन जाने पर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट यानी प्लस, जैसे +2 +3 +4 +6, जैसे मैं बात करूं आपको, Mn की +6 थी, टेक्टेनियम की +6 आएगी, रेहनियम की +6 आएगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इसमें मोर स्टेबल तीनों में से कौन सी वाली ज्यादा है, कौन से रेन, तीनों में पूछ लिया जाए, तीनों की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन कौन सी वाली मोर स्टेबल है, तो रेहनियम की ज्यादा मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू Mn। ध्यान रखना ये, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए Mn, ठीक है, टेक्टेनियम और आपका रेहनियम, ये भी +6 है, ये भी +6 है और ये भी +6 है, और आपसे पूछ लिया जाए ऑर्डर मोर स्टेबिलिटी का, तो भाई रेहनियम ज्यादा है, फिर ये, यानी अप टू डाउन जाने पर हायर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी बढ़ती है, जबकि नॉन ट्रांजिशन में अप टू डाउन जाने पर लोएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। देखो यहाँ एल्यूमिनियम, अगर बोरॉन की बात करूं या एल्यूमिनियम की बात करूं, तो एल्यूमिनियम +1 भी होता है +3 भी होता है, बोरॉन +1 और बोरॉन +3 भी होता है, लेकिन यहाँ +3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि थेलियम जो है, थेलियम थेलियम +3 भी होता है और थेलियम +1 भी होता है, तो इसमें जो है ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा +1। तो इसमें क्या है, सारों में यही कहानी है, ऐसे अप टू डाउन जा रहे हो तो लोएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, जबकि डी ब्लॉक में अप टू डाउन जा रहे हो, 3D 4D 5D में जा रहे हो, तो आपका जो है हायर नंबर वाले ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यस, ये वाली कहानी देखो, Mn+7 ऑस्मियम, तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, मोर स्टेबल कौन होगा, है ना, तो ऑस्मियम ज्यादा स्टेबल होगा, है ना भाई, ऑस्मियम ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ये मैंने बात बोल दी है। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की
कुछ खूबियां होती है ना। तो जैसे यहाँ पर निकल है, आयरन है, ये ऐसे हैं जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब मैं आपको यही बता देता हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की खूबी ये होती है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ये भी प्रॉपर्टी है इसकी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं या कोऑर्डिनेटेड होते हैं। सो इसीलिए हम ये पढ़ने के बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने से पहले डी ब्लॉक की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पर निकल ने कॉम्प्लेक्स बनाया, तो निकल ने कॉम्प्लेक्स बनाया तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे बना लिया भैया। कौन है? आपका कार्बोनिल लिगेंड के साथ बनाया है ना। ठीक है ना, कार्बोनिल लिगेंड के साथ इसने जीरो में बनाया, कार्बोनिल के साथ ही इसमें एफी ने बना दिया। हालांकि इसमें कार्बोनिल लिगेंड की क्वालिटी पे डिपेंड कर रही है ये बात, है ना। हाँ, तो याद रख लेना, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे कार्बोनिल के साथ, सिर्फ कार्बोनिल के साथ, मैं अदर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कार्बोनिल के साथ कौन बनाता है? निकल और आयरन। आगे चलो, हालांकि ये वाले कंसेप्ट और अपन कोऑर्डिनेशन वाले में ज्यादा समझते हैं। तो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से आयनिक कैरेक्टर बढ़ते हैं और एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, इसकी बात करते हैं। इससे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है ना भाई। वेरी वेरी गुड। क्या है? देखो भाई, जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता चला जाता है तो आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर आपके पास कोई मेटल है, उसका +1 है, फिर +2 है, फिर +3 है, फिर मान लीजिए +4 है, फिर मान लीजिए +5 है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो इधर वाले जो होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, फिर बीच वालों में एम्फोटेरिक आ जाएगा, फिर लास्ट वाले ना हायर ऑक्सीडेशन, हायर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन जो होंगे वो एसिडिक कैरेक्टर होंगे। तो यही कहानी ये बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो उसके आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ते जाएंगे, इस वजह से उसके एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ते चले जाते हैं। और सॉरी फॉर दैट, आयनिक कैरेक्टर तो कम हो जाएंगे ना भाई, आयनिक कैरेक्टर कम होते, कोवलेंट बढ़ते हैं, सॉरी, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं। यस यस यस, और आयनिक कम होते हैं, आयनिक कम होते हैं, आयनिक कम होते हैं। इसका गुड एग्जांपल है, मैं बता देता हूं आपको। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम का आपका +1 ले लिया ना तो ये अच्छा आयोनिक है, अच्छा आयोनिक है। लेकिन अगर आपने एल्यूमिनियम Cl3 ले लिया, मतलब आपने एक तो ले लिया AlCl ले लिया और एक आपने ले लिया LCl3, तो इसमें +3 है। अब भाई +3 है ना, तो ये अच्छा आयोनिक नहीं है, कोवलेंट नेचर का है फजान रूल के अकॉर्डिंग। फजान रूल के अकॉर्डिंग ये कैसा है? कोवलेंट नेचर का है। कैसा है? कोवलेंट नेचर का है। और कोवलेंट नेचर का है तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है, क्या हो जाता है उसका? कोवलेंट नेचर जो है बेटा वो बढ़ता चला जाता है। वो मैं बाय मिस्टेक बोल गया, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान रखना, करेक्ट कर लेना इस चीज को कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो आयनिक नेचर घटता है, कोवलेंट नेचर बढ़ता है, ठीक है ना। इसीलिए देखो, ये वाला बेसिक हो सकता है और ये वाला एम्फोटेरिक हो जाता है। एल्यूमिनियम का क्या हो जाता है? अगर इसका ऑक्साइड बनाएं, एल्यूमिनियम का Al2O3, अगर इसका ऑक्साइड बनाएं तो ऑक्साइड क्या हो जाएगा बेटा? इसका एम्फोटेरिक हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाता है, ठीक है भाई। यस, ये क्लियर हो गया। तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं, आयनिक कैरेक्टर घटते हैं, क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर, ये चीज याद रख लेना। तो देखो, MnO, इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर कैसे निकालते हैं ये भी समझा देते हैं यार। Mn का नहीं पता, X मान लो, प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना है? -2, टोटल पे चार्ज कितना है? 0, X -2, X इक्वल टू कितना हो जाएगा? +2, ये निकल गया। तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 है, तो कम ऑक्सीडेशन नंबर है,
फिर MnO2 पर कितना हो गया, +4 हो गया। Mn2O7 पे कितना हो गया, +7 हो गया। तो भाई इसका जो +2 वाला है ना, वो तो है बेसिक, और बीच वाला है एम्फोटेरिक, और ये 7 वाला है एसिडिक। तो मैं Mn पे ऐसे समझा देता हूं, Mn+2 को बेसिक कर देना बेटा, उसके बाद Mn+3 हो चाहे Mn+4 हो चाहे Mn+5 हो, और चलते चलते Mn+7 को ही आप एसिडिक में कंसिडर करना। थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर का Mn+6 होता है, बट बाकी हम सबको तो एम्फोटेरिक ही कंसिडर करते हैं। एम्फोटेरिक क्या कंसिडर करते हैं, एम्फोटेरिक ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आपको एम्फोटेरिक रखना है, बाकी सब, और पहला वाला बेसिक रखना है, लास्ट वाला एसिडिक रखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये हो गया। चले आगे। यस, मोर स्टेबल स्टेट, ये तो हमने पहले ही समझा दिया है। मोलिब्डेनम, टंगस्टन, तो टंगस्टन अप टू डाउन वाली कहानी समझा दी अपन ने। हाँ, क्रोमियम+3 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोर स्टेबल है क्रोमियम। ध्यान रखना, मैं ये, अगर आप +2 से +3 में गए तो ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो खुद का ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरे का रिडक्शन हुआ, तो ऐसी कंडीशन तो रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन अगर +4 से क्रोमियम+3 गया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। या फिर क्वेश्चन +4 से तो नहीं पूछा जाता, आपसे ये पूछा जाएगा, क्रोमियम+6 से +3 में जाए, क्रोमियम+6 से +3 में जाए, तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और +2 से +3 में जाए, तो इस टाइप पे भैया ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी है। हाँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है आपका, तो ये देख लो। हम बात करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो देखो, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होती है ना, इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉपर वाली कहानी में ये रिडक्शन होता है। Mn, मान लीजिए कोई भी मेटल है वो +2 में है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो और उसको न्यूट्रल कर दो, तो ये क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो ली जाती है ना बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी को हम रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। ध्यान रखना, रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ही है, क्योंकि रिडक्शन वाली कंडीशन को ही स्टैंडर्ड की फॉर्म में लिया जाता है। ओके, चलिए आइए अब अपन यहां देखते हैं ना, तो कॉपर की जो है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज वो बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, और एकमात्र कॉपर है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 0.34 वोल्ट होती है, और वो भी बेटा प्लस में होती है। मतलब कॉपर ही एक अकेला ऐसा है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज प्लस में होती है, बाकी जितने भी नजर आ रहे हैं ना, उन सब की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज माइनस में ही होती है, ये बात ध्यान रखना। तो एक सिंगल एटम ऐसा है कॉपर जिसकी प्लस में होती है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि आप इसको कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता देता हूं, कि देखो, अगर अपन बात करें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, जो भी आपकी प्लस सेकंड थर्ड जो भी है, इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब ये वाली वैल्यू मैंने समझाई थी, ये नेगेटिव होती है और इन सब की पॉजिटिव पॉजिटिव होती है, तो इन सब का सम, और ये हाइड्रेशन एनर्जी के, अगर इन सब का सम जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी, इस हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा आ जाए,
मतलब ये डेल्टा ई मैं इसको बोल देता हूं और इसको बोल देता हूं हाइड्रेशन एनर्जी माइनस। तो अगर आपका डेल्टा ई का जो सम है वो ई माइनस यानी हाइड्रेशन वाली से जो है ज्यादा आ जाए तो ई नोट की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा पॉजिटिव। और अगर आपका ई माइनस हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकल गई किससे, इसके टोटल एंथैल्पी से, तो ई नोट की वैल्यू आ जाएगी आपकी नेगेटिव। तो इसका मतलब आपकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना वो कम है और उससे ज्यादा इसकी एटोमाइजेशन आयनाइजेशन इनकी जो एंथैल्पीज है ना उनका सम ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से ये पॉजिटिव है। तो सिर्फ ऐसा एक मात्र में होता है, सिंगल ओनली सिंगल फॉर कॉपर सी कॉपर में होता है, सिंगल कॉपर में होता है। किसी में मैंने क्रोमियम वगैरह तो नहीं बोला ना बीच में, अगर ऐसा बोला है तो सॉरी फॉर दैट, कॉपर है ऊपर की ज्यादा होती है। ठीक है भाई, तो ये अपन ने यहाँ समझा दी है सारी बातें, ये आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ इसमें ये आप ध्यान रखना, कॉपर डाइल्यूट से तो नहीं करता है, ये क्वेश्चन तो 10th क्लास का है। कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करता है लेकिन कंसंट्रेटेड से करता है, कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्ट करता है, ध्यान रखना इस बात का, है ना, इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ से H2 गैस रिमूव हो जाएगी लेकिन इसमें नहीं होगी। ठीक है भाई, चलते हैं अब आगे। ओके ओके, एसिड से रिएक्ट कर जाता है ये आराम से, है ना। इसी वजह से पॉजिटिव है, इसी वजह से इसकी रिड्यूसिंग एजेंट पावर ज्यादा है कॉपर की। इसको रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में भी लेते हैं अपन, ध्यान रखना, कॉपर को इसमें लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर प्लस 573 केल्विन करके ऐसे कई जगह लिया होगा कॉपर पाउडर रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में, ऑर्गेनिक जब पढ़ते होंगे तब भी देखा होगा ये, है ना। हाँ ये सारी आपकी जो मैंने अभी जस्ट बोली है वो सारी चीजें ये रही, हाइड्रेशन एनर्जी, है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी जो है ये सारी ये रही, इनका सम जो अपन देखते हैं ना वो, तो देखो वैल्यूज, देखो वैल्यूज, ये देखो, ये देखो, एकमात्र आपका सिर्फ कॉपर है जिसकी पॉजिटिव है, बाकी सबकी देख लो आप नेगेटिव है ना। तो क्यों नेगेटिव है मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। ओके, तो निकल रिलेटेड विद द हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा किसकी नेगेटिव है ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, किसकी है। देखो आपको एक तो ये मिलेगा Mn, इस पे फोकस करो, इसकी -1.18 है, ठीक। और आपका फिर इसके बाद जो है बाकियों की है, ठीक है। उसके बाद निकल, निकल की है -0.2, -0.2। हाँ इसका होने का कारण इसलिए है, ये एंथैल्पी दिख रही है आपको, ये देखो ये, तो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है, और इसकी फुल फील्ड देखो, ये फुल फील्ड था इसलिए, ये हाफ फील्ड था इसलिए सबसे ज्यादा इसकी दिख रही, इसकी सबसे ज्यादा क्यों है, इसीलिए है। अच्छा ये पूछी कौन सी है, नेगेटिव है ना, मेटल से है, फिर 1 और 2, ये सारी की सारी जो आपसे पूछ रखी है ना, ये एटोमाइजेशन है, ये वाली एटोमाइजेशन है, ये वाली एटोमाइजेशन है, और ये इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की कहानी, मेटल +2, मेटल +1, 1 2, और ये हाइड्रेशन एनर्जी, तो ये भाई आयोनाइजेशन, ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो जरा देखना, इन सभी का सम करते हैं ना, तो उसके साथ देखते हैं, तो आपकी आ जाती है, ठीक है ना। इन सब का सम करेंगे
और हाइड्रेशन के साथ मैच करेंगे, इन सब की सम करेंगे, हाइड्रेशन के साथ मैच करेंगे तो फिर इसका रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा। तो उसमें से कॉपर जो है वो आपका पॉजिटिव आ जाता है। ये डाटा दिया हुआ है, आप देख लेना इनको, है ना। और अपना ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है। और इससे रिलेटेड ये चीजें मैंने आपको हाइड्रेशन वाली अभी अभी जस्ट बताई है, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कशन कर ली है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें भी अभी मैंने जस्ट पहले आपसे की हुई है ना। थोड़ा सा देख लेना स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी है। ओके, अब इसके बाद अपन जो बातें करेंगे वो, यस, कितना टॉपिक है अपना, अभी तो है, हाँ। चलो इसके बाद अपनी जो है ना 9 तक हो गई है। अब अपने पास 13-14 प्रॉपर्टीज है, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना। तो इसके बाद की जो प्रॉपर्टीज है ना, टोटल 13-14 है, तो 9 तक अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, उसके बारे में वहीं पे फिर अपन बात कर लेंगे। उसके केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसकी भी हम बात कर लेंगे डीप लॉग। लगभग लगभग नेक्स्ट वाले में कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, नहीं तो फिर नेक्स्ट एक और लेके आएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय बाय। और फिर नए उम्मीद के साथ, नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।